हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो न बल्कि एज ए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हेतु जो स्टूडेंटों के काम आएगा, बल्कि एक नॉर्मल पीपल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की जो भागम भाग और जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, उसमें भी इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ में। हम आज एक जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी हो या फिर आरपीएससी की जो आरएस एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी हो, उसके जो आरएस मेंस का और यूपीएससी मेंस के अंदर भी इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एक बड़े टॉपिक के तौर पे इसको आइडेंटिफाई किया गया है। और इसमें जैसे आरएस की आरपीएससी के अंदर जो आरएस एग्ज़ाम होता है उसकी बात करें तो उसमें भी इसके ऊपर कई बार 50 शब्दों का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इस पे 20 जो वर्ड्स है उसका क्वेश्चन आ जाता है, फिर कई बार 15 शब्दों के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इस पे बनता है। तो बिल्कुल बने रहिए आप सब लोग। आज हम इसमें डिटेल पे डिस्कशन करेंगे कि क्या है ये टॉपिक और किस तरीके से इस टॉपिक का आंसर हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तनाव होता क्या है। आज भाग भरी जो ज़िंदगी है, दौड़ वाली जो ज़िंदगी है, उसके अंदर टेंशन क्यों आता है, क्यों कारण है इसका टेंशन आने का, और तनाव होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे तनाव होता क्या है। तो तनाव अंग्रेजी भाषा के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति जो हुई थी वो लेटिस भाषा। अब आप देखोगे कि ज़्यादातर जो ज़्यादातर डिस्कशन होता है टॉपिक्स के ऊपर वो लेटिन शब्द से ही लिया जाता है। लेटिन के अंदर बहुत एडवांस ये हम कह सकते हैं कि कंटेक्स्ट रहे हैं, जिसके अंदर बहुत एडवांस जो डिक्शनरी रही है जो डिफाइन करने काम आती है। तो ये लेटिन शब्द जो है स्ट्रेस से तनाव का उत्पत्ति हुई है, जिसका तात्पर्य होता है तंग या संकीर्ण। स्ट्रिंगर होती है डोरी के ऊपर टेंशन से हम डिफाइन करते हैं। साइंस के अंदर भी आप लोगों ने जब 9, 10 या 11th के अंदर रहे होंगे आप लोग, तो साइंस में आपने जब पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आती है उसकी वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन स्ट्रिंग के आ जाता है। तो ह्यूमन टेंडेंसी में किस तरीके से व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो ही इस टॉपिक के स्टडी का और एनालिसिस का मेन इंटेंशन रहेगा। अब दुनिया भर में तनाव के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हमें सबको पता है कि दुनिया भर में स्ट्रेस बढ़ रही है, डिफरेंट टाइप की बीमारी आ रही है। अभी हाल फिलहाल आप सभी लोगों ने एक नई प्रकार की बीमारी के बारे में देखा होगा, तो इसने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक स्ट्रेस सा कायम कर दिया था। तो स्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं, वो आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य कारण भी हो सकते हैं, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते कारण जिसके कारण टेंशन होता है। क्योंकि ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दूर की किसी टॉपिक के ऊपर सोचने लग जाता है और उसके कारण से वो टेंशन ले लेता है। तो तनाव के कई कारण होते हैं और इसके रहने से आपकी न बल्कि फिजिकल एक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि आपका मन भी बीमार सा रहना चालू हो जाता है। और जितना आप टेंशन में रहोगे, जितना आप स्ट्रेस के अंदर रहोगे, उतने ही अपने आसपास वालों को भी आप स्ट्रेस के अंदर डाल दोगे, टेंशन के अंदर डाल दोगे। तो एक इस तरीके का माहौल का निर्माण होता है जिसमें उत्पादकता में कमी आती है और ये कह सकते हैं कि ऋण परिस्थितियों का निर्माण होने लग जाता है इसके अंदर। अब इसमें किस तरीके से व्यक्ति के संवेगात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं। अब संज्ञानात्मक परिवर्तन क्या होता है कि मस्तिष्क के सोचने, समझने और आइडेंटिफाई करने की जो संभावना होती है, जो तरीका होता है, उसको संज्ञानात्मक व्यवहार कहा जाता है। व्यवहारात्मक हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक व्यवहार होता है या फिर जो एक व्यवहार होता है उसको व्यवहारात्मक व्यवहार कहते हैं। और संवेगात्मक से तात्पर्य होता है कि आपकी जो चलने फिरने और जो काम करने की क्षमता होती है उससे। इन तीनों के ऊपर ही तनाव का प्रभाव पड़ता है। तो हम तनाव को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन तीनों को ही हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, उसी सब चीज़ों का स्टडी आगे हम डेप्थ में करेंगे। अब मेडिकल की भाषा में टेंशन को देखना इसलिए ज़रूरी है कि टेंशन केवल ये किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक का ही विषय नहीं कि हम आरएस मेंस के अंदर इसका आंसर राइट डाउन करना है, बल्कि ये मेडिकल के अंदर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि टेंशन को किस तरीके से कमी करी जाए और तनाव को कम करते हुए जो बीमारी है जो बढ़ रही है उसको कम किया जाए। क्योंकि तनाव कम होगा तो बीमारियाँ भी डेफिनेटली कम होगी। आज हम देखते हैं कि आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें टेंशन के कारण से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और इसके अलावा जैसे बीपी के अलावा जैसे शुगर हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, ये सब इससे जुड़ी हुई है, टेंशन से जुड़ी हो। टेंशन जितना ज़्यादा रहेगा इन सब प्रकार की समस्याओं का ऑप्टिमाइजेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो टेंशन को कम करना एक मेडिकल साइंस का भी एक टॉपिक रहा है। और बेसिकली जो होम्योस्टेसिस जो शरीर की एक स्थिति होती है उसमें गड़बड़ी को टेंशन के तौर पे डिफाइन मेडिकल साइंस के अंदर किया गया है। तो अब आप इसको इस तरीके जो टर्मिनोलॉजी उसको ध्यान रखना, क्योंकि आंसर राइट डाउन के अंदर इस तरीके की टर्मिनोलॉजी डालने से क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है, उसके आंसर की जो क्वालिटी होती है उसमें इंप्रूवमेंट होता है और नंबर आपके ज़्यादा आते हैं। तो होम्योस्टेसिस में गड़बड़ी को टेंशन के तौर पर डिफाइन किया गया मेडिकल की भाषा में। अब ये होता क्या है वो देखिए, यह वह अवस्था है जो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली को गड़बड़ा देती है। तनाव के कारण शरीर में कई शारीरिक और जैविक बदलाव होते हैं।
अब टेंशन जब भी होता है शरीर में कई प्रकार के बदलाव इसमें रहते हैं, जिसमें शारीरिक बदलाव भी होता है, जैविक बदलाव भी टेंशन के कारण से होता है। आदमी के अंदर कई प्रकार की संभावना, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, साथ ही साथ उसके भूख कम हो जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है और इस तरीके की स्थिति हो जाती है जो उसके जैविक बदलाव को भी बताती है। अब शारीरिक परिवर्तन भी होती है, उसकी उत्पादकता में कमी आती है, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। शरीर में कई हार्मोनों का स्त्राव इसमें बढ़ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई हाई स्ट्रेस मैचेस होते हैं, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले आपने भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा होगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच जब हुआ था उसमें कई लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी फाइनल मैच में, जो टेस्ट मैच हुए थे उसमें, क्योंकि वो एड्रेनलिन जो होता है, जो टेंशन को ये कह सकते हैं को नियंत्रण करता है, जो हार्मोन होता है जिसका स्त्रावण करता है, तो एड्रेनल कॉर्टिसोल इससे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है टेंशन से, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति टेंशन में स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है या फिर टेंशन का तनाव बढ़ रहा है, तो क्या क्या हो सकता है उसमें। जैसे दिल तेजी से धड़कना प्रारंभ कर देता है, पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, भूख कम हो जाती है, रक्त का प्रवाह प्रभावित होता है, रक्त का प्रवाह तेजी से भी हो सकता है और कई बार डाउन भी हो सकता है, बीपी हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है टेंशन से। सिर दर्द होना चालू हो जाता है, नर्वस सिस्टम की कार्यप्रणाली गड़बड़ाने लग जाती है, ठीक है, और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम होता है बीमारियों से लड़ने वाला जो सिस्टम होता है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो भी कमजोर पड़ने लग जाता है टेंशन की वजह से। क्योंकि जितना व्यक्ति खुशी रहता है और तनाव का स्तर कम रखता है, उसका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इम्यून सिस्टम पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस का बेसिकली प्रभाव होता है याद करने की क्षमता, जो आपको याद रखने में मदद करती है, तो उस पर भी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एग्जाम के दिनों में आपने देखा होगा कि कई बार स्ट्रेस और टेंशन की वजह से हम कई क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं याद आते हुए भूल जाते हैं, तो उसका कारण भी टेंशन ही होता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस को इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो वो 3 टाइप के बेसिकली टेंशन होते हैं, जिसमें भौतिक एवं पर्यावरणीय कारण भी स्ट्रेस के हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक तनाव हो सकता है। सोशल स्ट्रेस के मतलब जैसे सपोज करो कि किसी की शादी नहीं हो रही है, या किसी को मान लो कि शादी हो गई है लेकिन और अदर जैसे जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ और प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वो उसके सामाजिक तनाव के रिलेटेड हो गए। मनोवैज्ञानिक होता है किसी की सोचने समझने की क्षमता अच्छी है या फिर उसके मनोवैज्ञानिक तौर पे उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ परिस्थिति ऐसे जनरेट हो सकती है, हाइपोथेटिकल कंडीशंस वो कुछ सोच लेता है, जिसकी वजह से उसके मनोवैज्ञानिक तनाव उसका जो होता है वो काफ़ी गड़बड़ा जाता है। और भौतिक एवं पर्यावरणीय टेंशन क्या होता है, जैसे हम अपने आसपास में देख रहे हैं कि अभी इस समय हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खुद बहुत बड़े एक स्ट्रेस फेज से गुजर रहा है, क्योंकि पर्यावरण के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, हम कार्बन लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से सारी दुनिया में एक पर्यावरणीय तनाव भी देखा जा रहा है। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है। तो जैसे मान लो आरएस में कोई छोटा क्वेश्चन आता है 15 वर्ड्स का आता है और उसमें टाइप्स पूछता है, तो वो इसमें आप इन तीनों नाम को देना भी सफिशिएंट है। और यदि मान लो 50 वर्ड्स के ऊपर आता है तो इन तीनों नाम जो 3 टाइप्स है इसके टाइप्स का थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी आपको इसमें देना पड़ेगा, तब आपको इसमें अच्छे नंबर की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, मतलब स्ट्रेस तो हो गया, हमने इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, और कुल मिला के हाँ शरीर किस तरीके से उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है वो भी हमने देख लिया, और क्या इसके प्रभाव होते हैं वो भी देख लिया, इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब इसको मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है ये होता है, मेडिकल लाइन ने भी इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, शरीर ने भी आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इसको मैनेज कैसे किया जाता है वो सब हम इसमें देखेंगे। कुछ तरीके देखो फोटो में भी दिखाए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं और अपने आंसर में इसको सम्मिलित कर सकते हैं। अब देखो इसमें आंसर राइट डाउन, वैसे तो यदि आप टेंशन स्ट्रेस और मैनेजमेंट को देख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप कोई मान लो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इन साइंटिस्ट और जो इस रिलेटेड वैज्ञानिक होते हैं उनके नाम भी आपको याद होना जरूरी है, ताकि आंसर राइट डाउन करते समय आपकी आंसर की क्वालिटी बढ़ सके। तो वाल्टर कैनन और हैंस सेल्वे ने तनाव के ऊपर सबसे पहले अध्ययन किया था, और उन्होंने सबसे पहले जानवरों के ऊपर अध्ययन किया, क्योंकि आप देखते हो कि कोई भी विज्ञान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नया इन्वेंशन किया जाता है तो सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट जानवरों के ऊपर होता है। तो जानवरों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया और उसको फिर ह्यूमन जो टेंशन थे उससे मैच करवा के अपने रिजल्ट दिए। अब सबसे पहले उन्होंने जैसे मान लो जानवरों के ऊपर किस तरह के प्रयोग किए, गर्मी बढ़ा दी, सर्दी कम कर दी, लंबे समय तक संयम और शल्य चिकित्सा की प्रक्रियाओं में जो उन्होंने टेंशन स्ट्रेस जानवरों के ऊपर किए वो फिर इंसान के ऊपर भी उन्होंने उसको विस्तार दिया। अब रिचर्ड रे और होम्स, इन दोनों का नाम भी ध्यान रखना, जिन्होंने उन्होंने तनाव स्केल को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तनाव स्केल क्या होता है, एक्चुअली तनाव स्केल जो होता है स्केलिंग होता है, जो टेंशन को मापता है कि किसी व्यक्ति में यदि टेंशन है तो कितने लेवल का है, कितना वो उसको सहन कर सकता है और कितना मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुँचाए बिना उसकी उत्पादकता में बढ़ाने में फ़ायदा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उत्पादकता कुछ लेवल पे टेंशन होता है तो वो बढ़ती भी है, हम गलतियां कम करते हैं और ये सोचते हैं कि यदि हम उत्पादकता नहीं बढ़ाएंगे तो किस तरीके से इसका प्रभाव हो सकता है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी।
और ये सब चीज़ें होम्स और जो रहे तनाव स्केल था वो उसमें डिफ़ाइन किया गया था। और आगे इसके अंदर तनाव स्केल के बारे में किस प्रकार से तनाव को नियंत्रण किया जा सकता है, ये किस तरीके का इसका बाहरी अपमान का परिणाम है, किस प्रकार का परिणाम है। हाल में बाह्य परिस्थितियाँ और आंतरिक परिस्थितियाँ भी तनाव के उपज हो सकते हैं, तनाव के कारण हो सकते हैं, और तनाव किस प्रकार बाहरी क्षमताओं को इसमें मध्यस्थता करता है वो सब इसमें बताया गया है। अब इसमें जो तनाव को नियंत्रण करने के तरीके हैं वो बताया गया है, जैसे थेरेपी हो सकता है, स्पा हो सकता है, एक्सरसाइज के माध्यम से, हॉबी के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, योगा के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से, टाइम मैनेजमेंट, नेचर, इन सब को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसमें कुछ इस तरीके के हार्मोन्स उसके शरीर में जनरेट होते हैं जो उसके तनाव को नियंत्रण करते हैं। आपने खुद भी फील किया होगा कि जब व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, स्विमिंग करता है, फिर किसी हॉबी को टाइम देता है तो उसमें इस तरीके के स्ट्रेस मैनेज करने वाले हार्मोन जनरेट होते हैं जो उसको खुश रखते हैं, तनाव के लेवल को कम करते हैं। तो आइए इनके ऊपर एक एक थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं ताकि आप एक सही और एक संतुलित आंसर देने की स्थिति में आप रहें। अब तनाव प्रबंधन की जो तकनीक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डी स्ट्रेसलाइजर। अब ये क्या चीज़ होती है? एक्चुअली क्या, कनाडा के जो मेडिकल एसोसिएशन थे उन्होंने एक जर्नल प्रकाशित किया और उसमें बताया कि यदि मान लो आपके ऊपर काम का सबसे ज़्यादा भार है तो आप उस समय और तनाव का भार लेने की जगह ना वर्ड को सीख लीजिए। नो वर्ड, ना वर्ड, कि अब मैं इससे ज़्यादा और काम नहीं कर सकता हूँ, मैं इससे और ज़्यादा काम को अपने ऊपर नहीं ले सकता हूँ, उसकी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ। तो आप ना वर्ड को अपने जबान पे रखिए और ये एक ऐसा डी स्ट्रेसलाइजर साबित होगा, आपके तनाव को अपने आप कम करने लग जाएगा। इससे समय प्रबंधन भी होगा और आप अनावश्यक तनाव से भी बच जाएंगे। अब तनाव प्रबंधन की तकनीक सैद्धांतिक क्या हो सकते हैं, उसको किस तरीके से जो ऊपर दी गई तकनीक उससे भिन्न हो सकते हैं, वो इस तरीके से रहेगा। देखिए, तनाव प्रबंधन के एक दूसरा तरीका मेडिटेशन के माध्यम से भी है। आपने ना कर दिया, ठीक है। उसके अलावा आप आंतरिक तौर पे भी तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि लंबी ब्रीथ लीजिए, सोशलाइज बनिए, समाज के साथ रहिए और इस तरीके के कार्य करिए जो समाज को फ़ायदा पहुंचाओ। ये भी आपको स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। एक्सरसाइज का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्सरसाइज करने से तनाव का प्रबंधन ईजी वे में हो सकता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो शरीर में स्रावित होते हैं एक्सरसाइज करने के बाद में, जो आपको खुश रखते हैं। अच्छी और प्रॉपर स्लीप लेना न बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है बल्कि तनाव लेवल को भी डाउन करती है। अब कुछ और तरीके हैं और मेथड्स है जिसके वजह से आप इसमें कर सकते हैं। ऑटोजेनिक प्रशिक्षण ले सकते हैं आप। संज्ञानात्मक थेरेपी होती है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि तनाव आपको क्यों है, क्या कारण है तनाव। ये का हाइपोथेटिकल तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपने सोच लिया है या ऐसा हो ही नहीं। तो इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक थेरेपी। संघर्ष का हल निकालना, मतलब जो टॉपिक है टेंशन का, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके, व्यायाम, एक्सरसाइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है टेंशन को रिड्यूस करने का। आप एक शौक रख सकते हैं। शौक रखने का तात्पर्य होता है कि आप इस तरीके की एक हॉबी रख सकते हैं जो कितनी भी स्ट्रेस हो जाए जनरेट में, लेकिन आप उसको कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से भी आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान लगाने से भी आपको पता है कि ध्यान लगाने से स्ट्रेस में कमी आती है, गहरी लंबी सांस लेने से। और न्यूट्रोपिक्स, ये भी कुछ एक तरीका है जिससे टेंशन को कम किया जा सकता है। अब विश्राम तकनीक हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ टाइम पीरियड, कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स का आप एक बार विश्राम लीजिए, लंबी सांस लीजिए और उससे स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। कलात्मक अभिव्यक्ति का तात्पर्य है कि जो काम आप कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि स्ट्रेस हो सकता है, तो उस काम में आप कमांड लेकर आइए, उस काम के आप मास्टर बनिए। जैसे भागवत गीता में कहा गया है कि कर्मशु कौशलम योग है, अर्थात कर्मों में कौशल को ही योग कहा जाता है। उसी प्रकार के आप अपने कर्मों में कौशल लाइए, इससे काम समय पर पूरा होगा और आप बिना स्ट्रेस के उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। आंशिक विश्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। कुछ शॉर्ट टाइम का नैप लिया जा सकता है आपके काम के बीच में। प्रगतिशील विश्राम का मतलब होता है कि इस तरीके का शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप कुछ इस तरीके की स्किल सीख लीजिए जो आपके काम को बिना टेंशन लिए इसको ईजी वे में कंप्लीट कर दे। स्पा, आपने कई बार मूवीज़ में या फिर कई बार आपने पेपर्स में पढ़ा होगा कि स्पा जो होते हैं, स्पा जिसमें एक मेडिटेशन किया जाता है, आपके शरीर के ऊपर लेपन किया जाता है कुछ केमिकल्स का, कुछ ऑयल्स का, जिसके माध्यम से आपके स्ट्रेस रिलीज़ होता है। और इसके अलावा आप कुछ अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रख सकते हैं, पर्यावरण को बढ़ा सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे जो जुलाई अगस्त के आसपास पानी बारिश होती है उस समय कुछ पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, प्रकृति के आसपास रहना और उसके आसपास में पेड़ पौधों को लगाना आपकी स्ट्रेस को बिल्कुल ट्रबल शूट करती है।
और तनाव कहते हैं, इससे पहले जो हमने एक जो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम देखा था उसमें आपने देखा कि टेंशन जो बॉल होती है उसको कई मूवीज़ में भी इस तरह के हाथ से दबाया जाता है, तो उससे भी जो होता है स्ट्रेस में कमी आती है। ये उस समय काम आता है जब स्ट्रेस लेवल बहुत टॉप के ऊपर है, जैसे कोई मैच चल रहा है, फाइनल टाइम, कुछ बॉल्स रह गई हैं, पता नहीं चल पा रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस समय वो टेंशन बॉल होती है, बहुत काम में आती है और वो स्ट्रेस को कम करती है। प्राकृतिक चिकित्सा जिसको नेचुरलोपैथी भी कहा जाता है, उसमें भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिससे टेंशन को रिलीज़ किया जा सकता है और अपने आसपास के जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, आयुर्वेदिक चीज़ें होती है, उनको देख करके जो पेशेंट होता है उसमें टेंशन को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा वैकल्पिक उपचार भी काफ़ी होते हैं, और यदि मान लो इन सबसे भी नहीं हो पा रहा है तो आप एलोपैथी में कुछ दवाइयों का भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन एलोपैथी की दवाइयों के साथ में समस्या ये रहती है कि इसको एक बार लेने के बाद आपको बहुत लंबे समय तक इसको लेना पड़ता है। यदि आप उसको नहीं लेते तो वापस से स्ट्रेस जनरेट होना चालू हो जाता है, आप डिप्रेशन लेवल वापस से हो जाता है। अब डिप्रेशन लेवल की स्थिति क्या है, अब कुछ दिनों पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा कि इवन मशहूर फिल्म एक्ट्रेस जो दीपिका पादुकोण थी वो भी काफ़ी लंबे समय तक डिप्रेशन में रही थी, स्ट्रेस में रही थी, टेंशन में रही थी। एक्चुअली डिप्रेशन जो होता है स्ट्रेस की अगली स्टेज होती है, जो स्ट्रेस को वो स्थायी सा होने लग जाता है तो उसको डिप्रेशन की कंडीशन आना चालू हो जाती है। अब समय प्रबंधन का किस तरीके से, और भी कुछ तरीके हैं जिसमें आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक सुन सकते हैं, साइकेडेलिक संगीत भी आप इसमें सुन सकते हैं। म्यूज़िक थेरेपी जिसको कहा जाता है, ये भी एक टेंशन स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। अब बात आती है, हम जैसे ऑलरेडी डिस्कशन किया कि जैसे शरीर के अंदर बुखार होता है तो हम बुखार को नाप लेते हैं, जो डॉक्टर्स के हमारे थर्मोमीटर के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो हार्ट बीट बढ़ गई है तो हार्ट बीट को भी हम नाप लेते हैं, तो उसी प्रकार से टेंशन को भी मापा जा सकता है। कुछ दिनों पहले आई एक मशहूर मूवी आपने देखी होगी, 3 इडियट, जिसमें एक जो हीरो होता है उसमें एक जो साइड पात्र होता है वो एक सुसाइड कर लेता है उस मूवी के अंदर, और उसमें बताया गया कि वो टेंशन को नहीं झेल पाता और टेंशन का वो पता भी नहीं कर पाते हैं कि टेंशन कितने लेवल का है, साइंटिस्ट ऐसे डेवलप ही नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ पैमाने ऐसे डिसाइड किए जा सकते हैं जिसमें व्यक्ति के टेंशन लेवल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि उसमें किस लेवल का टेंशन है और उसको किस तरीके की थेरेपी दी जानी चाहिए। उसको एलोपैथी की ज़रूरत है, नेचुरलोपैथी की ज़रूरत है, या फिर अदर जो टेंशन्स हैं उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, तो वो म्यूजिकल कॉन्सेप्ट में आ जाता है। और अब ये कितना प्रभावशीलता रह सकता है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, टेंशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि इस तरीके के इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यदि मान लो टेंशन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गया, आप उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहे, तो क्रोध या विद्वेष का इलाज हो जाता है, उसमें हो सकता है। अब कुछ जैसे आप उसमें बायो फीडबैक ले सकते हैं, जिस व्यक्ति में स्ट्रेस हो रहा है जिसमें आप साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, और बायो फीडबैक ले सकते हैं कि मतलब किस लेवल को उसमें टेंशन है, क्या क्या वो कर सकता है, उससे बातों से आपको फीडबैक पता चल जाएगा कि वो जो व्यक्ति है उसमें किस तरीके का वो टेंशन का लेवल वो दिखा सकता है। इसके अलावा चिंता नैदानिक अवसाद के संज्ञानात्मक थेरी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। चिंता जो नैदानिक अवसाद की जो संज्ञानात्मक थेरी होती है वो भी इसके अंदर हम पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, यदि आपको इसमें पसंद आया हो और यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और घंटी के बटन को दबाइए ताकि किसी भी प्रकार के कोई और अपडेट होता है तो हम आपको टाइम टू टाइम इसमें अवगत कराते रहें। ये टेंशन के ऊपर हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो इसमें हमने बनाया। ये एक RS के मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ UPSC के भी मेंस में टेंशन, तनाव और जो डिप्रेशन लेवल होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट में, और बड़े क्वेश्चंस में इसमें बनने की संभावना रहती है 50 वर्ड्स के या डिटेल के अंदर भी। और चूँकि ये एक आधुनिक समस्या भी है, हम जो आधुनिक भागम भाग वाली दौड़ लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उसमें भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के तौर पे उभर रही है, दिख रही है हमारे आसपास में, तो इसके ऊपर एक निबंधात्मक प्रश्न भी इसमें बन सकता है। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और इसको वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ में आ सके। द एंड।